नमस्कार दोस्तों। 2016 में जियो के आने से पहले इंडिया में हमें 1 GB डेटा के लिए लगभग 250 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ते थे, लेकिन जियो के आने के बाद हमें उसी 1 GB डेटा के लिए आज मात्र 5 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट की ये आसमान छूती कीमतें इस तरह जमीन पर धड़ाम से कैसे आ गिरी? क्या इससे पहले सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां मिलकर हमें लूट रही थी, या फिर अंबानी जी देश की सेवा के लिए खुद घाटे में रहकर भी हमें इतना सस्ता इंटरनेट प्रदान करवा रहे हैं? तो भैया, कुल मिलाकर आइए करते हैं इन्हीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स या आईएसपीज कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल की केस स्टडी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। The era of paying for voice calls is ending. दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क। इसके लिए हिंदी में एक शब्द है अंतराजाल। जब हम दो कंप्यूटर्स या किन्हीं दो डिवाइसेस को आपस में एक केबल के द्वारा कनेक्ट कर दें, तो दोस्तों इस केबल को ही हम इंटरनेट कह सकते हैं, क्योंकि जब इन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का नेटवर्क इसी प्रकार की ऑप्टिक फाइबर केबल्स के जाल के द्वारा दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर्स के नेटवर्क के साथ में जुड़ा होता है, तो इन्हीं ऑप्टिक फाइबर केबल्स के इस विशाल जाल को ही अंतराजाल या फिर इंटरनेट कहते हैं। दोस्तों, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हमारे बाल के आकार की कांच की खोखली नली के जैसी होती है, जिसके अंदर लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। दुनिया भर में समुद्र से लेकर जमीन के अंदर तक इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जाल बिछा हुआ है। इन्हीं के द्वारा इंटरनेट चलता है। अब आपके टेलीकॉम ऑपरेटर या आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो या फिर वीआई, यही आपको दोस्तों इस अंतराजाल से इस ऑप्टिक फाइबर केबल्स के विशाल जाल के साथ में जोड़ने का काम करते हैं, और इसी के बदले ये आपसे पैसा लेते हैं। अब भैया, जब ये कंपनियां हमें इस जाल से या सिंपली इंटरनेट से जोड़ देती है, तो इंटरनेट पर मौजूद दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर्स या विभिन्न सर्वर्स के द्वारा हम डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उन तक हम अपना डेटा पहुंचा सकते हैं और उनसे डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इस वीडियो का साइज 1 GB है। अब दोस्तों, मुझे इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना है। अब यूट्यूब के सर्वर्स गूगल के डेटा सेंटर में मौजूद है, जो कि अमेरिका में स्थित है, यानी कि मुझे मेरी इस वीडियो को अमेरिका में मौजूद गूगल के डेटा सेंटर तक भेजना होगा। और दोस्तों, इसके लिए मैं अंतराजाल या फिर इन ऑप्टिक फाइबर केबल्स के इस जाल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि इस जाल के साथ मेरा डिवाइस जुड़ जाए तो अमेरिका में मौजूद उस सर्वर तक अपने इस वीडियो को मैं भेज सकता हूं। तो भैया, मैं अपने आईएसपी यानी कि जियो से कहता हूं कि मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं, लाइए 15 रुपये। दोस्तों, मैं उन्हें 15 रुपये देता हूं और इस पर वो मुझे 1.5 GB की डेटा लिमिट देते हैं, यानी कि इस जाल के द्वारा मैं दुनिया भर के किन्हीं भी कंप्यूटर्स या सर्वर्स के साथ में कुल 1.5 GB तक का ही डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, यानी कि कुल 1.5 GB तक की फाइलें या तो मैं इन सर्वर्स पर अपलोड कर सकता हूँ या वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके बाद मेरा इंटरनेट से कनेक्शन काट दिया जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह आप में से कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहा होगा कि जब हम रिचार्ज कराते हैं या डेटा प्लान डलवाते हैं और उस डेटा को जब हम खर्च करते हैं, तो ये डेटा कहाँ जाता है? क्या इससे भी ये कंपनियां पैसा कमाती है? तो जी नहीं दोस्तों, ये डेटा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास से इन कंपनियों के पास में चली जाए। ये तो उन कंपनियों के द्वारा आपको प्रदान की गई एक डेटा लिमिट है, यानी कि इतने GB तक की फाइलों को आप उन सर्वर्स पर अपलोड कर सकते हैं या वहां से अपने डिवाइसेस में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट से आपके कनेक्शन को काट दिया जाता है। दोस्तों, इन आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: Tier 1 आईएसपी, Tier 2 आईएसपी और Tier 3 आईएसपी। Tier 1 में अंतरराष्ट्रीय स्तर की वे विशाल आईएसपी कंपनियां आती हैं, जिन्होंने विभिन्न द्वीपों, महाद्वीपों और देशों को आपस में जोड़ने के लिए कई हजारों किलोमीटर तक खरबों रुपए खर्च करके समुद्र के अंदर अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जाल बिछाया हुआ है। दोस्तों, इन केबल्स को इंटरनेट की बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के विभिन्न देश इन्हीं के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। Tier 1 आईएसपीज के लिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के समान है, यानी कि शुरुआत में ही सबसे अधिक पैसा खर्च करके इन्हें इन केबल्स का जाल समुद्र के अंदर बिछाना होता है। इसके बाद इनके रखरखाव या मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत ही खर्च आता है। सभी Tier 1 कंपनियां अपने ही जैसे विभिन्न देशों की Tier 1 कंपनियों से ना तो कोई पैसा लेती है और ना ही उन्हें कोई पैसा देती है। ये आपस में एक दूसरे से पियरिंग एग्रीमेंट के द्वारा कनेक्शन बनाती है और एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया की Tier 1 आईएसपी टाटा कम्युनिकेशंस ने अमेरिका की Tier 1 आईएसपी AT&T के साथ कनेक्शन बनाने के लिए या डेटा शेयर करने के लिए ना तो पैसे दिए हैं और ना ही उससे पैसे लिए हैं। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से डेटा के बदले डेटा मिलता है, और दोस्तों इसी को कहते हैं पियरिंग एग्रीमेंट। यह है दुनिया भर की कुछ प्रमुख Tier 1 आईएसपीज, जिन्होंने समुद्र के अंदर अपनी केबल्स का जाल फैलाया हुआ है। पर भैया, जब ये Tier 1 आईएसपीज आपस में कोई पैसा नहीं लेती हैं, तो आखिर ये पैसा कमाती कैसे हैं? तो दोस्तों, ये पैसा कमाती है Tier 2 आईएसपी के द्वारा।
टीयर 2 के अंडर नेशनल लेवल की कंपनियां आती है जो किसी देश में या जमीन पर अपना नेटवर्क फैलाकर रखती है। दोस्तों जियो, एयरटेल या फिर वीआई टीयर 2 आईएसपीज के ही एग्जाम्पल है। ये टीयर 2 कंपनियां टीयर 1 कंपनियों को पैसे देती है ताकि समुद्र में फैले उनके इस विशाल जाल के साथ में ये अपना कनेक्शन बना सके और अपने देश में फैले इनके नेटवर्क पर मौजूद इनके कस्टमर्स को ये दुनिया भर के विशाल इंटरनेट से जोड़ सके। तो इस प्रकार टीयर 1 कंपनियां इन टीयर 2 कंपनियों से पैसा कमाती है। अब ये टीयर 2 कंपनियां समुद्रों से निकले इन फाइबर लाइंस के पॉइंट पर से अपना कनेक्शन लेकर देश भर में स्विचेस, राउटर्स और सेल टावर्स के साथ में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा देती है। अब यहाँ पर ये अपने ग्राहकों को दो तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। पहला है वायर्ड तरीके से, जैसे कि केबल या ऑप्टिक फाइबर को डायरेक्ट उनके घर तक पहुंचाकर, जैसे कि ब्रॉडबैंड या फिर हमारा फाइबर कनेक्शन। और दूसरा है वायरलेस, जैसे कि हमारा सेल फोन कनेक्शन। इसमें हमें सेल टावर से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक हमें वायरलेसली इंटरनेट प्रदान किया जाता है। अब आइए पहले इनके कमाई के जरिए को समझते हैं कि ये कंपनियां कहां से कितना कमाती हैं। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, यानी कि ये कंपनियां अपने ग्राहकों को जो सर्विसेज देती है उसके बदले जो डायरेक्ट पैसा चार्ज करती है, यही इनकी सबसे बड़ी कमाई होती है। दोस्तों कुल मिलाकर आप जो रिचार्ज करवाते हैं उस रिचार्ज के द्वारा ही इनकी कुल कमाई का लगभग 50 से 70% हिस्सा इनके पास आता है। क्या आपको अनुमान है कितना होता होगा? आइए एक छोटा सा आइडिया देता हूं। दोस्तों जियो के इंडिया में लगभग 420 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। अब इनमें से प्रत्येक ग्राहक यदि हर महीने 100 रुपए तक का भी रिचार्ज कराए तो जियो को लगभग एक महीने में 4,500 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 150 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, यही रियलिटी है। नंबर 2, बिजनेस सर्विसेज। कई बिजनेसेस को ये उन्हीं के लिए समर्पित नेटवर्क के साथ में हाई स्पीड इंटरनेट और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इससे भी दोस्तों ये काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जो कि इनकी कमाई का लगभग 5 से 20% हिस्सा हो सकता है। इनके अलावा भी ये कई तरीकों से पैसे कमाते हैं, जैसे कि रोमिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस के द्वारा, वैल्यू एडेड सर्विसेज के द्वारा और अपनी ही जैसी अन्य आईएसपीज के साथ में ट्रांजिट एग्रीमेंट करके। इसमें दोस्तों ये दूसरी कंपनियों को अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकती हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने सेल टावर्स को उनके साथ में शेयर कर सकती हैं और स्पेक्ट्रम को भी उनके साथ में साझा कर सकती हैं और इस प्रकार भी ये काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो भैया आइए अब जानते हैं इन टीयर 2 कंपनियों को हम तक इंटरनेट पहुंचाने में कहां पर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। दोस्तों इनका सबसे अधिक पैसा इनकी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ही खर्च होता है, जैसे कि सेल टावर्स, बेस स्टेशन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, स्विचेस, राउटर्स आदि। दोस्तों लगभग इनकी कुल लागत का 30 से 40% हिस्सा इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च आ जाता है। इसके बाद इनका दूसरा सबसे बड़ा खर्च आता है ऑपरेशनल कॉस्ट्स के द्वारा, जिसमें शामिल है इनके कर्मचारियों की सैलरी, नेटवर्क मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बिलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी आदि। और दोस्तों इसीलिए इनकी कुल लागत का लगभग 20 से 40% हिस्सा इसी में खर्च हो जाता है। इसके बाद इनका तीसरा सबसे बड़ा खर्च आता है इन टीयर 1 कंपनियों से कनेक्शन लेने में, इनके साथ में ट्रांजिट एग्रीमेंट करने में, जिसके द्वारा दोस्तों ये दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्ट हो पाती हैं और डेटा का आदान प्रदान कर पाती हैं। ये टीयर 1 कंपनियां टीयर 2 कंपनियों से डेटा की मात्रा, ट्रैफिक वॉल्यूम, बैंडविड्थ, लोकेशन या फिर दूरी आदि अन्य कारकों के अनुसार पैसा चार्ज करती है। दोस्तों इनकी कुल लागत का ये लगभग 10 से 30% हिस्सा हो सकता है। इसके बाद इनका चौथा सबसे बड़ा खर्च आता है स्पेक्ट्रम हासिल करने में, जो कि इनकी कुल लागत का लगभग 10 से 20% हिस्सा हो सकता है। दोस्तों अभी 2022 की ही स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो ने सरकार से 88,000 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदा है। इतना सारा पैसा इन्होंने सरकार को इन रेडियो वेव्स के लाइसेंस के लिए दिया है, ताकि इनके द्वारा ये अपने सेल टावर से लेकर आपके सेल फोन तक डेटा को ट्रांसफर कर सके। स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी टोटल जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी, जिनका लिंक मैंने यहाँ आई बटन पर भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों टीयर 2 कंपनियों के बाद आती है टीयर 3 कंपनियां, जो बेसिकली इन्हीं टीयर 2 कंपनियों से इंटरनेट कनेक्शन लेकर छोटे क्षेत्रों, लोकल एरियाज या शहरों आदि में इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। इनका नेटवर्क बहुत छोटा होता है, इसलिए दोस्तों हम इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो भैया अब आप लोग जान चुके हैं कि ये कंपनियां किस तरह से पैसा कमाती हैं और कहां पर इन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। किंतु दोस्तों जियो के आने से पहले ये कंपनियां इतना महंगा इंटरनेट क्यों दे रही थी, और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी जियो हमें आज इतना सस्ता इंटरनेट कैसे दे पा रहा है। दोस्तों इंडिया में जियो के आने से पहले सभी टेलीकॉम कंपनियों ने एक वर्चुअल कार्टेल सा बना रखा था, यानी कि डेटा की कीमतों को वास्तविकता से भी अधिक मात्रा में बढ़ा कर रखा था। एक मोनोपोली सी क्रिएट कर रखी थी। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे सब्जी मंडी में यदि कोई दुकानदार सस्ते में सामान बेचने लग जाए तो बाकी के दुकानदार उसके ऊपर दबाव बनाने लग जाते हैं कि भैया इतने सस्ते में सामान मत बेच, क्योंकि इससे उन्हें घाटा होता है।
सभी मिलकर सामानों के दाम को बढ़ा कर रखते हैं। जियो के आने से पहले ये कंपनियां 30% से अधिक के प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही थी, यानी कि कुल मिलाकर हमसे बहुत ज्यादा पैसा लूटा जा रहा था। दोस्तों फिर 2016 में एंट्री होती है जियो की, जिसने इन कंपनियों के पूरे मार्केट को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। इसने अपने यूजर्स को फ्री HD कॉलिंग के साथ में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा दोस्तों बहुत से लोग जियो में पोर्ट कराने लगे और इन कंपनियों के सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी के साथ में घटने लगे। अभी आप जान ही चुके हैं कि इस इंडस्ट्री में खर्चा कितना अधिक होता है और इसमें कमाई का सबसे बड़ा जरिया अपने ग्राहक ही होते हैं, और इनके कस्टमर्स घटने के कारण ये कंपनियां बहुत तेजी के साथ में घाटे में जाने लगी और इसी कारण टाटा डोकोमो, एयरसेल और टेलीनॉर जैसी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाई। आइडिया और वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियों को भी नुकसान से बचने के लिए आपस में मर्जर करना पड़ा। एयरटेल ही थोड़ा बहुत टिक पाया है। बाकी आज के समय में जियो की टक्कर का इंडिया में अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं बचा है। जियो को छोड़कर ये सभी कंपनियां आज के समय में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही है। बस यूं समझिए कि इनका गुजारा हो रहा है। लेकिन दोस्तों इतना अधिक खर्च करने के बावजूद भी जियो आखिर प्रॉफिट में कैसे है? जियो हमें इतना सस्ता इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करवा पा रहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों शुरुआत में जियो ने फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट देकर अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया। जिन गांवों या कस्बों में इंटरनेट नहीं पहुंचा था, वहां पर भी इसने अपने नेटवर्क को फैलाकर हाई स्पीड 4G इंटरनेट प्रोवाइड किया और वहां से भी दोस्तों नए कस्टमर्स को अपने साथ में जोड़ लिया। अब जहां अधिक ग्राहक होते हैं वहां कम प्रॉफिट मार्जिन पर भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है। आप यूं समझिए जैसे कि आपके पास 100 ग्राहक हैं और प्रत्येक ग्राहक से आप 10-10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, तो इन सभी से आप कुल मिलाकर 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन यदि आपके पास कस्टमर्स ज्यादा हो, जैसे कि 1000 ग्राहक हो, तो उनसे आप 10-10 रुपए की जगह मात्र 2-2 रुपए का भी प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं, तब भी दोस्तों आप इससे डबल यानी कि 2000 रुपए कमा लेंगे। हमारे इंडिया में लोग काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं, यानी कि वो ज्यादा पैसा खर्च करने से झिझकते हैं, और इसीलिए जियो ने शुरुआत में फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया। फिर ये धीरे धीरे इंटरनेट की कीमतों को बढ़ाकर अपने एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन तक लेकर आए, जिससे ग्राहकों की जेब पर ज्यादा असर भी ना पड़े और कंपनी घाटे में भी ना जा सके। अब जियो के पास तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, इसीलिए ये कम प्रॉफिट मार्जिन पर भी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन बाकी के ऑपरेटर्स के कस्टमर काफी तेजी से कम हो चुके हैं, इसीलिए मजबूरन इन्हें कम प्रॉफिट मार्जिन पर ही जियो के आसपास ही अपने इंटरनेट प्राइसेस को रखना पड़ रहा है। और यदि ये प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो इन्हें इन बाकी के कस्टमर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों इस सस्ते इंटरनेट के पीछे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक काफी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब इक्विपमेंट्स थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि जियो के आने से पहले इंडिया में इंटरनेट इतना महंगा क्यों हुआ करता था और जियो के आने के बाद हमें इतना सस्ता इंटरनेट क्यों मिल पा रहा है। सो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय या अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।